Good afternoon, students. This is part second for the chapter second of class 9th. In our part first, we had discussed about how many types of mixtures are there in our environment, how can we prepare the mixtures. In this video, we will study how can we separate those mixtures. हम कैसे उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर्स को सेपरेट करने से हमारा मतलब है हाउ कैन वी सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर. उस मिक्सचर में जो जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं. सो पहले हम थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में और कुछ बातें पता करते हैं. जैसे जो मिक्सचर है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, व्हाट इज दैट मिक्सचर. वो मिक्सचर है क्या. मिक्सचर जिसको जनरली जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम उसे सोल्यूशन कह देते हैं. ऐसा मिक्सचर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम सोल्यूशन कह देते हैं. और मिक्सचर क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है. तो सोल्यूशन भी किससे मिलकर बना, दो चीज़ों से. तो यहाँ अब वो दो चीज़ें क्या होती है सोल्यूशन में, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, दैट इज इन लार्ज क्वांटिटी, और मैक्सिमम क्वांटिटी जिसकी उस सोल्यूशन में होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट. क्योंकि दूसरी चीज़ जो सोल्यूट है वो किस में घुलता है, किस में मिक्स होता है, सॉल्वेंट में. किस में डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट में. सॉल्यूट जिसको हम घोल रहे हैं, ये जिसमें जिस चीज़ को घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट, और जिसको घोला जा रहा है वो क्या होता है, सॉल्यूट. जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डाली, शुगर डिज़ोल्व करी. सो यहाँ पर जो वाटर होगा वो लार्ज क्वांटिटी में, और उसी में शुगर क्या होती है, एडजस्ट हो रही है, शुगर उसी में मिक्स हो रही है, उसी में डिज़ोल्व हो रही है. तो वाटर यहाँ क्या हुआ, सॉल्वेंट. क्यों, क्योंकि इसमें क्या घुल रहा है, सॉल्यूट. और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, शुगर. एक शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या होता है, सॉल्यूट. और दूसरा जो जिसमें वो चीज़ घुल रही है वाटर, वो क्या है, सॉल्वेंट. सो सॉल्यूशन का हमें पता चला कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसकी तरफ. जो हमारे मिक्सचर्स हैं या जो हमारे सॉल्यूशन हैं वो 3 तरह के होते हैं. डाइल्यूट, हमने शायद पहले इसके बारे में बात भी करी हुई है. डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड saturated. There are 3 type of solutions: dilute solution, concentrated solution and saturated solution. ये 3 तरह के सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन क्या है, किसी लिक्विड में किसी चीज़ को घोला है. अगर 2 लिक्विड का मिक्सचर है, एक लिक्विड एक सॉलिड का, एक लिक्विड एक गैस का मिक्सचर है, तो वो क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा. क्यों, क्योंकि वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में. यहाँ डाइल्यूट का मतलब होता है जब सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट और सोल्यूट को अगर हम कंपेयर करें तो सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है. जनरली होता क्या है, सॉल्वेंट लेस क्वांटिटी में और सॉल्यूट लार्ज क्वांटिटी में है, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड. बट जनरली हमें जो सोल्यूशंस मिलते हैं वो कौन से कैसे होते हैं, डाइल्यूटेड. ये टर्म्स बेसिकली जो लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी. डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि हम किसी भी एसिड को प्योर फॉर्म में वहाँ नहीं रख सकते, किसी बेस को प्योर फॉर्म में नहीं रख सकते. उनके अंदर कुछ ना कुछ मिला करके उनको डाइल्यूट किया जाता है, या तो वाटर या फिर एथेनॉल या और भी दूसरे जो सॉल्वेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है. अगर किसी एसिड में एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और उस सॉल्वेंट की अमाउंट कम है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा. और अगर उस पर्टिकुलर एसिड के अंदर उस एसिड की अमाउंट कम है और दूसरे सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट. जैसे डाइल्यूट HCl अगर लें तो डाइल्यूट HCl में HCl की अमाउंट कम होगी, वाटर की अमाउंट, वाटर नहीं दूसरे सॉल्वेंट डालते हैं उसमें,
उसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ऐसे अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और दूसरे सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। सो आई होप ये 2 टर्म्स आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन की। ये 2 टर्म्स तो फिर भी हमने सुनी है। अब थर्ड जो टर्म है दैट इज सेचुरेटेड सोल्यूशन। वो सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब, जैसे आपने एक बीकर लिया या एक ग्लास ले लिया, उसके अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है। वाटर डालने के बाद उसमें आपने शुगर या सॉल्ट आप डिज़ोल्व करते जा रहे हो, डिज़ोल्व करते जा रहे हो। कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे, जैसे आपने कभी लेमनेड यानी नींबू की शिकंजी बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि हम एक पर्टिकुलर टाइम तक चीनी अगर डालते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, तो एक टाइम या एक सिचुएशन ऐसी आती है जब और आगे शुगर डिज़ोल्व नहीं होती। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट में सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद कर दे, ऐसा सोल्यूट जो कि उसमें क्या है, डिज़ोल्वेबल है यानी डिज़ोल्व हो सकता है, बट वो डिज़ोल्व होना बंद कर दे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, एक टाइम के बाद अगर वो मिक्स होना बंद कर दे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में उस अमाउंट से, सैचुरेटेड अमाउंट से कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे ये सोल्यूशन, इसमें हमने 1 टेबल स्पून शुगर डाली थी, मान लिया हमने 200 ml के करीब वाटर लिया, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर के आगे भी शुगर डिज़ोल्व हो सकती है, तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड। लेकिन जिस सोल्यूशन में आगे वो सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद कर दे, वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो ये था क्या, सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उसमें इतना सोल्यूट है, इतना सॉल्वेंट है, उसका सोल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज बताओ, उसके सॉल्वेंट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ। सो वो कैसे निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और कितना सोल्यूट है, कितनी अमाउंट सॉल्वेंट की है और कितनी अमाउंट सॉल्यूट की है, इसको कहा जाता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी मात्रा, क्वांटिटी। सो जितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की होगी वो सॉल्वेंट परसेंटेज होगा, अगर हम उसको परसेंटेज निकालें उसकी सोल्यूशन से। तो नाउ अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पर हम सोल्यूशन में 2 चीज़ें हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। अगर हम इनका कॉन्सेंट्रेशन निकालते, कॉन्सेंट्रेशन यानी इनका परसेंटेज, कितना परसेंट है, कितना पार्ट है। जैसे टोटल अगर सोल्यूशन 1 है तो इसमें से सॉल्वेंट कितना पार्ट है, मान लिया टोटल सोल्यूशन में से सॉल्वेंट का पार्ट जो है वो है x और सोल्यूट का पार्ट है क्या, y। तो यहाँ अगर हम सोल्यूशन में सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, अगर हम मास परसेंटेज निकालते हैं, अब ये परसेंटेज 2 चीज़ों से निकल सकता है, मास और वॉल्यूम से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो भी 2 चीज़ें होंगी, या तो हमें उनका मास पता होगा या हमारे पास उनका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक। अब हम अगर मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं, यानी मास का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं कि कितना वेट सॉल्वेंट का उसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन में और कितना वेट सोल्यूट का प्रेजेंट है। मान लिया जैसे ये एक, अगर मैं सपोज कि इन दोनों को मिक्स किया तो ये एक सोल्यूशन बना, ठीक है। अब इसमें ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है और टोटल मिलकर के क्या हो गया, सोल्यूशन। तो अब इस पूरे सोल्यूशन में से इतना पार्ट तो किसका होगा, सॉल्वेंट का, और इतना पार्ट किसका होगा, सोल्यूट का। अब अगर हम इनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो मास के जैसे मान लिया ये जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का मास था क्या, x और सोल्यूट का मास था क्या, y, और दोनों का मिला करके जो सोल्यूशन का मास हमारे पास रहा वो था 1। अब अगर हमें
मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, किसका? सोल्यूट का। मान लिया हमें निकालना है क्या? सोल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज। इस फॉर्म में जब हमारे पास सॉल्वेंट का मास क्या है? x और सोल्यूट का मास क्या है? y। सो यहाँ पर टोटल क्या है और टोटल सोल्यूशन का मास क्या है? 1। किसके बराबर है? 1 के बराबर। सो यहाँ पर मास ऑफ, ये किससे निकलेगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? y और टोटल सोल्यूशन का मास कितना है? 1 इंटू 100। तो यहाँ क्या हो गया? 100y परसेंटेज। अब यहाँ y की क्या वैल्यू है वो हमें गिवन हो सकती है, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिला है, वो सोल्यूशन है किसका? शुगर और वाटर का। वो सोल्यूशन है किसका? शुगर और वाटर का। इसमें से जो शुगर का मास हमें दिया गया वो दिया गया 20 ग्राम, और वाटर का मास जो मिला हमें वो हमें मिला 250 ग्राम। अब यहाँ पर शुगर क्या है? सोल्यूट है, ठीक है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब हमसे बोला गया यहाँ पर क्या निकालिए? मास बाय मास परसेंटेज निकालिए, किसका? सोल्यूट का। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा कहा जाता है तो यहाँ हमें क्या निकालना होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मास में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर किसका? सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? इन दोनों से। तो इन दोनों का मास ऐड कर दो, क्योंकि मास कभी भी कम नहीं होता और कभी भी बढ़ता नहीं है। आप कितनी चीज़ें जोड़ दो, ठीक है, उनके मास में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा उन सबके मासेस का, और अगर आप कम कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना मास है उतना तो रहेगा ही रहेगा। तो पूरे सोल्यूशन में यहाँ शुगर भी है और वाटर भी है, तो दोनों का मास रहेगा। दोनों का मास ऐड करेंगे तो किसका? सोल्यूशन का मास निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, यानी 270 ग्राम्स। अब ये हमारे पास क्या आया? सोल्यूशन का मास। हमारे पास सोल्यूट का मास है 20 ग्राम। अब इसका मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो 20/270 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। नेक्स्ट अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो 200/27। 27 से आप कट करेंगे तो 27 27 7 जा 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 14 and 4 18, 189। सो यहाँ आएगा क्या? 7 पॉइंट कितना बचेगा? 89 11 पॉइंट आपने लगाया तो 110। अब यहाँ से आप 27 तो 27 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? 4 से आप मल्टीप्लाई करिए। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10। सो क्या आएगा? 108। सो यहाँ क्या आ गया? ये 4 7.4 क्या आ जाएगा? परसेंट। आप आगे भी डिवाइड कर सकते हैं 2 डिजिट्स तक। 7.4 समथिंग परसेंट क्या आया इसका? सॉल्यूट परसेंटेज। सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट है? 7.4%। ऐसे ही आप सॉल्वेंट को भी निकाल सकते हैं। वहाँ हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या रखेंगे? सॉल्वेंट का मास रखेंगे। अब कभी कभी हम क्या निकालते हैं? मास बाय वॉल्यूम निकालते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या गिवन होता है? एक चीज़ का मास और दूसरे चीज़ का वॉल्यूम। वहाँ पर जनरली हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास। तो उससे भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसको हम कैसे निकालते हैं? मास बाय वॉल्यूम इनटू 100।
सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक या हम कह सकते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है क्या, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस को फिर से याद करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, अब उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं और वो सेपरेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस तरीके से वो काम करता है। नेक्स्ट वी हैव टेकन सम मिक्सचर्स। हमने कुछ मिक्सचर्स लिए हैं, जिसमें से पहला मिक्सचर, हम ये मिक्सचर्स जो ले रहे हैं या जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक के हैं, एनसीईआरटी बुक के। फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इंक का। सो यहाँ इंक से हमारा मतलब है हम इंक में से ये पता करने के लिए कि क्या इंक में कुछ और भी डिसॉल्व होता है या सिर्फ एक इंक जो है एक मिक्सचर नहीं होकर के एक सिंगल सब्सटेंस है। इसको हम पता लगाने के लिए हमने ले ली क्या, इंक। अब इंक को लेने के बाद हमें पता करना है कि क्या ये किसी तरह का मिक्सचर है। सो इसके लिए हमने क्या किया, इंक को लेने के बाद इंक को हमने लिया एक चाइना डिश पर। चाइना डिश में हमने पोर करी कुछ अमाउंट में इंक। उस चाइना डिश को हमने रखा एक बीकर के ऊपर जिसके अंदर हमने फिल किया था क्या, वाटर। वाटर इस तरह से फिल करना है कि वो चाइना डिश को टच करे। और नेक्स्ट हमने फिर उसको क्या कर दिया, बर्नर की हेल्प से उसको बॉईल कर दिया वाटर को। वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो इंक है, इंक में से हमें वेपर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। हमें इसको अनडिस्टर्ब यानी बिना छेड़छाड़ किए हुए इसी तरह से रखना है तब तक जब तक कि सारे के सारे वेपर्स नहीं निकल जाते या वेपर्स निकलना बंद नहीं हो जाते। दैन उसके बाद हमें बर्नर रिमूव कर देना, ऑफ कर देना है। जब हम पूरी तरह से यहाँ से इवेपोरेशन होने के बाद भी हमें इंक की प्लेस पर कुछ छोटे छोटे ब्लू या ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। अगर हमने ब्लू या ब्लैक इंक ली है तो वो जो क्रिस्टल्स हैं, दोज क्रिस्टल्स आर ऑफ डाई। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके हैं, डाई के। जबकि जो इवेपोरेट हुआ था वो था क्या, जो यहाँ से निकला वेपर्स में चेंज हुआ, दैट इज वाटर। सो हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो है क्या, इंक को अलग करने के लिए हमने जो मेथड यूज किया ये था क्या, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, वेपर्स का। अब यहाँ पर हमने अलग किसको किया, डाई और वाटर को। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस है। डाई जो है वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जबकि वाटर एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। अब आप सोच रहे होंगे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो वॉलेटाइल वो मिक्सचर्स या वो वॉलेटाइल मिक्सचर्स तो हम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वेपर से जो है इजीली चेंज हो जाते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में। बट नॉन वॉलेटाइल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड से इजीली चेंज होते हैं किसमें, वेपर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक लो टेम्परेचर में वेपर्स में चेंज हो जाए, दोज आर नॉन वॉलेटाइल। अगर एक हाई टेम्परेचर पे वेपर्स में चेंज होने वाला सब्सटेंस है तो उसको कहेंगे हम वॉलेटाइल सब्सटेंस। सो यहाँ जब हम इसको गर्म करते हैं तो वाटर एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है यानी कम टेम्परेचर में किसमें बदल जाता है, वेपर्स में। जबकि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो कि कम टेम्परेचर नहीं, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए किसमें बदलने के लिए, वेपर्स में बदलने के लिए। ये कंडेंस तो इजीली होगा, कंडेंस रेट तो कम होगी इसकी, बट जो वेपराइजेशन रेट है वो ज़्यादा होगी टाइम के रेस्पेक्ट में। अब अगर हमें ऐसे सब्सटेंस को अलग करना है जहाँ एक ऐसे मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करना है जहाँ एक सब्सटेंस वॉलेटाइल है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल, तो हम उस मिक्सचर को अलग करते हैं किस मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से। नॉन वॉलेटाइल जो कम टेम्परेचर में किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में।
वॉलेटाइल, जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए किस में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, सो वो क्या है, वॉलेटाइल। तो यहाँ पर वाटर नॉन वॉलेटाइल था, डाई वॉलेटाइल थी, इसलिए जब हमने गर्म किया तो वाटर किस में बदल गया, वेपर्स में, जबकि डाई नहीं बदली, डाई सॉलिड स्टेट में रही क्योंकि उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो इस मेथड को हम कहेंगे इवापोरेशन। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा चीज़ों को अलग करने का है या एक ऐसे मिक्सचर को अलग करने का है जो कि होमोजीनस है और जहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सो उनको अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, इवेपोरेशन। सेकेंड, हमने एग्जाम्पल लिया मिल्क का। हमने फुल फैट मिल्क या फुल क्रीम मिल्क जिसको कहते हैं, ऐसा दूध जिसमें से मलाई नहीं निकाली गई है, ठीक है, तो उसमें से हमें क्रीम को अलग करना है। क्रीम, पूरी की पूरी क्रीम हमें उसमें से निकालनी है। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, आपने घर में भी देखा होगा, घर में क्या निकाला जाता है, घी बनाया जाता है दूध से, दूध की क्रीम को निकाल करके। तो वो क्रीम के अलावा एक चीज़ मलाई निकाली जाती है पहले, और फिर उस मलाई से क्रीम बनाई जाती है, या जिसको लूना घी कहा जाता है, समथिंग ऐसा ही कुछ कहा जाता है उसको, बटर जैसा। उस क्रीम को निकाल करके फिर उससे क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बिलोनी या फिर बीटर। तो बीटर या जो बिलोनी है वो किस काम आती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के। वो मेथड है कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है मिल्क तो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी इसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन क्या हम उनको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और रैंडमली हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अलग करने के लिए कौन सा मेथड काम आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं, तेज तेज हिलाते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर बीकर में या एक पर्टिकुलर वेसल में हमने क्रीम वाला दूध लिया और उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया। जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया तो वो मिक्स चर्न होने लगा। जब उसकी चर्निंग होती है तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं इस मिल्क में, जो हैवी पार्टिकल्स हैं मिल्क के, वो कहाँ आने लगते हैं, नीचे आकर के सेटल डाउन होने लगते हैं। जबकि जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट वेट पार्टिकल्स हैं, ऊपर रह जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, कम। सो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे, जबकि लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। इस तरह के मेथड को हम कहेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सिर्फ मिल्क में से क्रीम अलग करने का काम नहीं आता, या इवेपोरेशन सिर्फ इनको अलग करने का काम नहीं आता। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। अब इवेपोरेशन हम और किस चीज़ में काम में लेते हैं, जैसे हमने शुगर मिक्स कर दी वाटर में, अब उसको हमें शुगर को वापस निकालना है, वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया, अब उसको अलग करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, इवेपोरेशन। सॉल्ट बनता है सी वाटर से या लेक वाटर से, जो कि सॉल्टी लेक्स होते हैं, सॉल्टी वाटर लेक्स होते हैं। सो उनसे कैसे सॉल्ट बनाया जाता है, इवेपोरेशन मेथड से ही बनता है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन भी अलग अलग चीज़ों को अलग करने का काम आता है। जैसे ब्लड है, ब्लड आपने सुना होगा कि ब्लड जब एक पर्सन डोनेट करता है तो उस एक पर्सन के ब्लड से 3 पर्सन्स को बेनिफिट होता है, यानी 3 पर्सन के वो ब्लड काम आता है। अब वहाँ काम क्या आता है, ब्लड तो एक ही ने दिया, अब ऐसा थोड़ी ना थोड़ा थोड़ा करके ब्लड देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है, ब्लड जो कलेक्ट होता है उसको सेपरेट किया जाता है। ब्लड के बारे में हम जानते हैं कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, बहुत सी चीज़ें होती है। सो उन सबको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे यूरिन में से कीटोन पार्टिकल्स, कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनके यूरिन में कीटोन पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको अलग करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें भी कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो हर एक मेथड के अलग अलग क्या है, एप्लीकेशंस हैं। दिस इज योर वर्क टू डू एट होम। ये आपका काम है घर पे करने के लिए कि आपको हर एक मेथड के 4 यूजेस लिखने हैं फॉर एवरी मेथड। जो भी आज हम इस पार्ट में जो भी मेथड्स हम पढ़ेंगे उनके 4 डेली लाइफ यूजेस लिखने
देखते हैं, यानी हमारे डेली लाइफ में या हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में वो क्या काम आते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, हमने दो चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। पहला मेथड इवेपोरेशन, जब दो तरह के सब्सटेंसेस हो, एक वॉलेटाइल दूसरा नॉन वॉलेटाइल, तो उनको सेपरेट करेंगे इवेपोरेशन से। आप ये भी कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस वॉलेटाइल होते हैं, कौन से नॉन वॉलेटाइल होते हैं, किस तरह के उनके मिक्सचर्स होते हैं। मिल्क वाले में हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, जो कि किस पे बेस्ड है, डेंसिटी पर। किस पे बेस्ड है, डेंसिटी पर, क्योंकि जो जितना ज़्यादा हैवी होगा उसको अर्थ अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा खींचेगी, उस पर उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। बात करते हैं हमारे थर्ड मिक्सचर के बारे में। हमारा जो थर्ड मिक्सचर है वो है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, एक सब्लिमेट। अगर एक सब्लिमेट का किसी के साथ मिक्सचर बना दिया जाए या उसको किसी के साथ मिक्स कर दिया जाए, जैसे हमने कैम्फर ले लिया और कैम्फर के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, या अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया उसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब वो दोनों सॉलिड स्टेट में दोनों को मिक्स कर दिया, वो एक मिक्सचर बन गया। उसमें से हमें अलग करना है कैम्फर और सॉल्ट। तो हमारे पास जो मेथड हम यहाँ यूज लेंगे वो है सब्लिमेशन। यहाँ जो मेथड यूज होगा सब्लिमेशन। अब सब्लिमेट आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, सब्लिमेट क्या होता है, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में अगर चेंज होता है, गर्म करने पर सॉलिड टू गैस और कंडेंस करने पर गैस टू सॉलिड, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, सब्लिमेट। कैम्फर क्या है, एक सब्लिमेट है, उसके साथ सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब इसको हमें अलग करना है। अलग करने के लिए हमने ले ली एक चाइना डिश, उसके अंदर हमने डाला क्या, सॉल्ट और कैम्फर। ठीक है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसके ऊपर इसको रखा और नेक्स्ट हमने इसके ऊपर रख दी एक फनल। फनल को ऊपर से हमने ब्लॉक कर दिया कॉटन से, कॉटन डाल दी। कॉटन क्यों डाली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको गर्म करेंगे तो वापस निकल जाएंगे बाहर, सो इसीलिए हमने इसको कवर किया और उसको पैक किया, एक आइसोलेट एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट किया। बर्नर के हेल्प से हमने इसको गर्म किया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से वेपर्स बनेंगे। कैम्फर लिया है तो कैम्फर के, या फिर अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड के और सॉल्ट के। जब ये वेपर्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ दो चीज़ें होंगी, जो सॉल्ट वेपर्स, अगर सॉल्ट है, अगर सॉल्ट के वेपर्स बने हैं तो वो ऊपर जाके वेपर जो है वो ठंडा होकर के किसमें बदलेगा, लिक्विड में, और वो लिक्विड फिर से कहाँ जाएगा, नीचे। बट जो यहाँ पर कैम्फर है, कैम्फर के जब वेपर्स बनेंगे, कैम्फर डायरेक्टली वेपर में चेंज होगा और ऊपर जाके जब कंडेंस होगा तो फिर से किस में बदल जाएगा, वेपर से सॉलिड कैम्फर में। तो हमें यहाँ डिपोजिशन मिलेगा किसका, कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड का। सो अलग हो गया, नीचे क्या बचा, सॉल्ट, और ऊपर क्या रह गया, कैम्फर। हमें ये सेपरेट ही तो करना था। इस मेथड को हम कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। दिस मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेट्स को अलग करते हैं हम किस मेथड से, सब्लिमेशन मेथड से। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल लिया इममिसिबल लिक्विड्स का। इममिसिबल लिक्विड जैसे वाटर और ऑयल, पानी में तेल डाल दो, केरोसिन डाल दो, पेट्रोल डाल दो, तो वो क्या मिक्स होते हैं, नहीं, उनके बीच में एक बाउंड्री सी बन जाती है। ऊपर ऑयल या केरोसिन या पेट्रोल इकट्ठा हो जाता है, नीचे वाटर होता है, ऊपर लेयर होती है उनकी। तो इनको हम अलग करने के लिए एक अपैरेटस काम में लेते हैं, जिसकी शेप बल्ब लाइक होती है और नीचे एक नोजल होती है। इसके अंदर जब हम उस मिक्सचर को फिल करेंगे, जैसे हमने वाटर और ऑयल के मिक्सचर को, तो यहाँ ऑयल की एक फिल्म है और नीचे फिल्म यानी एक लेयर है, और नीचे से क्या डिपॉजिट हो गया है, वाटर। अब जब हम इस नोजल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बाहर आने वाला जो सब्सटेंस होगा वो कौन होगा, वाटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वाटर हैवी है, तो सबसे पहले नीचे में कौन आएगा, वही आएगा। उसको सबसे ज़्यादा ग्रेविटी किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वाटर को, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई है। सबसे पहले वाटर आया तो हमने उसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। देन पूरा वाटर जब नीचे आ गया तो दूसरा कंटेनर हमने पुट कर दिया, तो उसमें क्या इकट्ठा हो जाएगा, ऑयल। इस अपैरेटस को हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। दिस इज नोन एज
सेपरेटिंग फनल। सो इस सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम किसको अलग करते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। सो ये हमारे 4 मिक्सचर्स थे। अब नेक्स्ट हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लीफ में बोलते हैं, लीफ में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। लीफ में पिगमेंट होता है कौन सा, क्लोरोफिल। अब उस क्लोरोफिल के साथ और भी बहुत से पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल, ल्यूकोपेन, बहुत सारे अलग अलग कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक लीफ में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा ही एक प्लांट होता है जिसकी ब्लू कलर की लीव्स होती है, उसकी एक वाइन से होती है, लोग उसको लगाते भी हैं, पर्पल कलर की होती है, पर्पल कलर की ऐसी लंबी लंबी लीव्स, उसको हम कहते हैं नेक्टेंथिस। उस लीफ को अगर हम क्रश करते हैं, यानी उसके एकदम पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट को के एक ड्रॉप को हम अगर हम उसमें पता करना चाहें, उसके पेस्ट में या उसके अंदर से जो हमने पिगमेंट्स निकाले हैं उनका पता करना चाहें कि वो कौन कौन से कलर के, कौन कौन से पिगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, सो हम कौन से टेक्निक यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। हम एक मेथड यूज करते हैं, कौन सा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो, जैसे ये डेंसिटी पर बेस्ड था, ये डेंसिटी पर बेस्ड था, इससे पहले हमने जो सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा वो डेंसिटी पर बेस्ड था। ये सब्लिमेट्स के लिए एक मेथड है। जो हमने इवेपोरेशन पढ़ा वो नेचर पर बेस्ड था कि सोल्यूशन किस तरह का है, मिक्सचर किस तरह का है, वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसमें या नॉन वॉलेटाइल है, या दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों ही नॉन वॉलेटाइल। तो इस पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस मेथड से अलग करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी किसको अलग करने का मेथड है, पिगमेंट्स को। ऐसे पिगमेंट्स जो साथ में रहते हैं बट होते अलग अलग हैं, और अलग अलग होकर के भी एक सिंगल कलर अपार्ट यानी सिंगल कलर देते हैं। इसको हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं, अगर किसी पेपर पर हम पेन से लिखते हैं और वो गीला हो जाता है वो पेपर, और वो कुछ टाइम तक हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वहाँ आपने इंक के आसपास फैली हुई इंक देखी होगी, और उस इंक में आपने कहीं पर पिंक कलर की लाइंस या एक पिंक कलर की रे सी बनती हुई, एक ब्लू कलर की रे, एक डार्क ब्लू कलर की रे, इस तरह से आपने अलग अलग पैचेस देखे होंगे उस पेपर पर। वो क्या है, वो जो आप डाई ले रहे हो, इंक क्या है, एक तरह की डाई है, और उस डाई के अंदर भी क्या है, अलग अलग कलर के क्या है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो उनको अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी। एक पर्टिकुलर चीज़ से कोई अगर हमें कलर मिला है तो उस कलर के अंदर भी कितने कलर मिक्स हो सकते हैं, उसके अंदर कितने पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये पता करने का काम किससे होता है, क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी के लिए हमें लेना होता है क्रोमेटोग्राफी जार। एक रेक्टेंगुलर शेप जार होता है इस तरीके का। इस क्रोमेटोग्राफी जार में क्या फिल करते हैं, नीचे थोड़ा सा वाटर, और फिर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, या फिर हम ले सकते हैं फिल्टर पेपर। उसके ऊपर हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक लाइन, और उस लाइन पर एक डॉट बनाना है पेंसिल से। इस डॉट पर हमें क्या डालना है, जैसे हमने नेक्टेंथिस की लीफ को क्रश कर लिया तो उसका सोल्यूशन यहाँ डालना है या इंक डालनी है, और फिर इसको रख देना है किसमें, क्रोमेटोग्राफी जार में। इस तरह से रखना है कि वो वॉल्स को टच ना करे पेपर। जब धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर, तो ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा, वाटर के साथ साथ इस इंक में जितने भी पिगमेंट्स होंगे वो भी क्या होते जाएंगे, यहाँ पर डिस्पर्स होते जाएंगे, फैलते जाएंगे। तो आपको क्या दिखाई देगी, अलग अलग रेंज दिखाई देगी, अलग अलग कलर्स की। तो ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी मेथड। हमने आज क्या पढ़े, 5 मेथड्स। सबका अपना अपना क्या है, यूज़ है। आपका ये वर्क है कि आप वो यूजेस अपने डेली लाइफ के बेस पर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड हाउ एयर इज प्योरीफाइड। एयर कैसे प्योरीफाई की जाती है, या एयर के कंपोनेंट्स का कैसे पता लगाया जाता है। जैसे आता है एयर में इतना % लेड है, इतना % ये गैस प्रेजेंट है, सो ये प्रोपोर्शन, ये कैसे पता किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एयर में इतने चीज़ें ये प्रेजेंट है। हमने पता कैसे किया कि एयर में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। एयर को हम कैसे कंडेंस कर सकते हैं, एयर को कैसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये सेशन पसंद आए सो लाइक द वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और काम करेंगे, अगर हो सका तो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट was created by me, and I know that I am delivering this lesson after a long time, so sorry for that.